ओके, स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। अच्छा, एक तो आवाज सभी के पास ठीक से आ रही है? यस ठीक यस है, सर। यस सर। ओके। तो देखिए, म्यूट कर लीजिए अभी। और पावर में हमने स्टार्ट किया था तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आर और एल की बात की थी। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आर एल के लिए हो गया था। विद आर के लिए जब हमने किया था रेजिस्टेंस के लिए, तो फॉर्मूला हमारा एवरेज पावर का ये आया था स्टूडेंट, कि ई आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। आप इसको पावर डिसिपेट भी कह सकते हैं, कि ये पावर जब रेजिस्टेंस पे जाएगी तो ये वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसी दूसरी फॉर्म के अंदर, दूसरी पावर के अंदर लॉस कर सकता है। तो ये एक एवरेज पावर, एवरेज मैं फिर से कहूँगा कि एवरेज इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं उसकी जो ईएमएफ है, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये करंट और ईएमएफ चेंज हो रहे होते हैं, कंटिन्यू चेंज, तो हमें एक एवरेज निकालनी पड़ती है, कंटिन्यू चेंज। तो हमें एक एवरेज पे जाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं इसको एवरेज पावर। तो मेथड वही है, आप ईएमएफ का यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। एवरेज पावर का फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, टोटल वर्क एक कंप्लीट साइकिल का अपॉन में टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं एवरेज पावर। सेकंड हमने किया था एवरेज पावर एसोसिएट विद एल ओनली इन एसी सर्किट। एक जो मैं ये वर्ड लगा रहा हूँ ना साथ में ओनली, मतलब आप यहाँ पर इंडक्टर इंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज तो इंडक्टर का अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, वो एलआर सर्किट। तो ये प्योरली इंडक्टर है, बस इंडक्टेंस ही लेनी है आपने अभी इसकी। तो उसको हमने कुछ ऐसे किया था, देखो ये एल, इस पे हम एक एसी सोर्स लगाते हैं। तो यहाँ हमने एक तो अप्लाइड ईएमएफ को लिखा, अप्लाइड ईएमएफ एक बार फटाफट करा देता हूँ मैं रिवाइज। अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट यहाँ पर लिखेंगे तो आई नोट साइन ओमेगा टी, और माइनस करके चलना पड़ेगा पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई टू फेज डिफरेंस मिलता है ईएमएफ और करंट के बीच में। और यहाँ हमने जी इसको ये भी लिखा था माइनस आई नोट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया था हमारा, तो कोस ओमेगा टी। अब यहाँ जब पावर को लिखने जाते हैं तो पावर का जो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू आई, और ये इंस्टेंटेनियस पावर बोली जाएगी, बिकॉज ईएमएफ और करंट चेंज हो रहे हैं तो पावर भी चेंज ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर, ये हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू जब ये रखूंगा तो माइनस आगे आई नोट कोस ओमेगा टी, और इसको हमने माइनस ई नोट आई नोट डिवाइड बाई टू और साइन टू ओमेगा टी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ये पावर आ गई। आल्सो पावर को लिखेंगे कि थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हुई है, तो हमने लिखा इसको डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू डी टी, एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू माइनस ई नोट आई नोट अपॉन में टू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हम स्मॉल वर्क लिख रहे थे। टोटल वर्क के लिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज किया, कैलकुलस। तो डी डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू, और यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ई नोट आई नोट टू बाहर, अंदर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी,
0 से t फुल साइकिल के लिए। तो W इज इक्वल्स टू आ गया था माइनस ई नोट आई नोट अपॉन 2, साइन का करेंगे तो माइनस 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 प्लस कोस, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, सही कर साइन रहा 2 हूँ? ओमेगा हाँ, 2 साइन टू ओमेगा ओमेगा टी टी, आएगा। ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर आपका साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2x फॉर्मूला, तो 2 आएगा यहाँ पर भी, बोल दिया करो भाई बीच में, साइन 2 ओमेगा टी और इंटू डी टी। इसका क्या हमने, तो कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, फिर लिमिट 0 से t। इसके बाद W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट 4 ओमेगा, कोस 2 ओमेगा को रखा हमने 2 पाई बाई टी, और इस t में रखी अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट, कोस 0 1 होता है, कोस 4 पाई की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस 1 ही हो गया कंप्लीट 0। तो भाई वर्क आ गया यहाँ पर 0। तो हमने कहा कि यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेट भी 0 ही आएगा। तो ये मैथमेटिकली हमने कल कर लिया था, आप ऐसे ही कैपेसिटर का करेंगे, सेम यही रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके बारे में और। तो ये जो इंडक्टर था, इस पे पावर का कोई लॉस नहीं हुआ, इस पे पावर का कोई लॉस नहीं हुआ। तो आप थ्योरेटिकली इसका आंसर देना चाहें तो क्या बताते हैं भाई, हम ये कहते हैं कि जब करंट, एसी करंट इस पे 0 से मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी स्टोर हमने पढ़नी भी है। तो 0 से मैक्सिमम होने में, क्योंकि अपोज करता है, इसमें एक अपोजिट ईएमएफ सेट होती है, तो इस सोर्स को वर्क करना पड़ेगा उस ईएमएफ के अगेंस्ट जो इसके अंदर इंड्यूस्ड हो रही है। जैसे हम मैकेनिकली बात करें तो हमें चलने के लिए वर्क करना पड़ता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ऐसा ही है, इस सोर्स को वर्क करना पड़ा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही थी उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। और स्टूडेंट जैसे ये करंट आगे कम होने लगता है तो ये कम होने का भी अपोज करेगा और उसको मेंटेन रखेगा जितना पहले था। तो ये अपनी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। तो हम कहते हैं ये अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखता है, जो इसको मिला था इसने रिटर्न कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं इस पे एनर्जी का लॉस, पावर लॉस 0 आता है। आप अपने घर में एक रेगुलेटर यूज करते हैं, कहाँ पर यूज होता है मुझे बताएगा कोई? रेगुलेटर कहाँ यूज होते हैं? ये वो सिलेंडर वाला रेगुलेटर नहीं है, कभी समझो गैस पे भी एक रेगुलेटर लगा होता है, ये इलेक्ट्रिक रेगुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ पर यूज होता है रेगुलेट करना? रेगुलेटर नाम सुना होगा, इतना इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। ये रेगुलेटर कहाँ पर यूज होता है, चलिए बताइए मुझे। आपके घर में सीलिंग फैन लगा होता है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने की एक डिवाइस होती है जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उस पे। यस, तो आपने देखा होगा उस पे पॉइंट होते हैं 1 2 3 ऐसे स्पीड मेंटेन करने के लिए। जब आप रेगुलेटर जाते हैं ना मार्केट में खरीदने, तो आपको दो तरह के मिलेंगे, एक एल्यूमिनियम कोयल का और एक कॉपर कोयल का। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। तो यहीं पर ये फिर रेगुलेटर में ये जो कोयल लगी होती है ये आपकी कॉपर कोयल, एक तो कोयल का होता है रेगुलेटर कॉपर कोयल का, और दूसरा एक उसको कम करने के लिए ना यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी यूज किया जाता है जैसे। तो हम जो है यहाँ पर कहेंगे कि हमें कॉपर कोयल का ही एक इंडक्टर दीजिए, क्योंकि उसमें एक तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। बाकी और दूसरे जो डिवाइस होते हैं तो उसमें हीट की फॉर्म में, और दूसरे जो रेगुलेटर होते हैं वहाँ हीट की फॉर्म में लॉस किया जाता है, स्पीड को कंट्रोल करना होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि जो कॉपर कोयल का इंडक्टर, इंडक्टर या कोयल का जो रेगुलेटर है, इंडक्टर ही है जिसमें, तो कोयल के रेगुलेटर में पावर लॉस, एनर्जी लॉस नहीं मिलेगा आपको। वो जो एनर्जी स्टोर करता है उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कॉपर कोयल है, लार्ज नंबर ऑफ टन्स है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बट उसका एडवांटेजेस ये है
कि वो एनर्जी का लॉस किए बिना उस फैन की स्पीड को कम कर देगा, अपने ऊपर पावर का कोई लॉस नहीं करता है। इसलिए कोयल की जो डिवाइस होती है वो बेटर होती है कंपेरेबल टू रेजिस्टेंस डिवाइसेस। तो स्टूडेंट थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया था, और ग्राफिकली भी एक बात की जाती है इसमें, वो थोड़ा ग्राफ भी समझना कि ये अपने ऊपर पावर का लॉस नहीं करता है। मैथमेटिकली हो गया, थ्योरेटिकली हो गया, एक बार ग्राफ से और समझते हैं इसको। तो ग्राफ में देखिए, मैं एक यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ईएमएफ और करंट के बीच में। तो भाई मैं यहाँ पर ये एक लाइन दिखा देता हूँ, ये हो गई लाइन हमारी, और यहाँ इन पे मार्क कर लेता हूँ अलग अलग टाइम को। ये जो मैंने लाइन दिखाई है रेड कलर से, जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसमें, इस ग्राफ में लाइन, या जब हम ग्राफ बनाते थे, फेजर डायग्राम जब हम करते थे, तो इसको मैं ईएमएफ से डिनोट करता था। बट मान लो मैं यहाँ इसको करंट से, वो तो किसी को भी डिनोट कर लो, थोड़ा समझना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं इसको अभी करंट बोल रहा हूँ। करंट के लिए हो गया भाई, ये 0 टाइम है, ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये t है। ये 0 है, ये π/2 है, तो ये 3 जो हमारा पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो गया, और ये हो गया भाई 2π। अब मुझे ईएमएफ को दिखाना है, तो इंडक्टर में जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे कौन चलता है, ईएमएफ या करंट? आगे किसको दिखाना है? ईएमएफ को दिखाना है, और एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा के दिखाना है, तो ऐसे दिखा लो उसको, ईएमएफ को π/2 से आगे दिखा लो उसको। तो ये लाइन हो गई भाई हमारी ईएमएफ, इसमें से जा रही होगी, और फिर इधर से ये वाली लाइन हो गई है हमारी ईएमएफ। और ईएमएफ जैसा कि देख रहे हो आप, आगे दिखा दिया है मैंने, करंट को पीछे दिखा दिया। उसमें क्या करते थे, ईएमएफ के लिए यहाँ स्टार्ट करते थे, जैसे करंट से स्टार्ट किया, और फिर करंट को पीछे से, तो वो तो एक ही बात है, करंट को पीछे कर दो या ईएमएफ को आगे कर दो, फेज डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, एक ही चीज है वो तो ये लाइन हमारी जो ब्लैक कलर में दिखाई मैंने, ये ईएमएफ हो गई है, रेड के लिए हमारी करंट की है, और पावर का फॉर्मूला होता है भैया E इंटू आई। अब एक चीज देखना, पावर के लिए आप कैसे दिखाएंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 0 से t/4, जो 1 क्वार्टर साइकिल होगी t/4 टाइम के अंदर। अब अगर हम देखें तो ऊपर जो दिखा रखा है हमने, ये जो ईएमएफ कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऊपर की तरफ है, 0 से t/4 की बात कर रहा हूँ। चलिए बताइए, ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ईएमएफ पॉजिटिव, ऊपर है राहुल, ऊपर मैं दिखा रहा हूँ इसको पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव है नेगेटिव? ओनली 0 से t/4 तक देखिए, करंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव में ही पावर लिखेंगे, तो पावर भाई ई इंटू आई करके ये आ गई, मान लो पावर पॉजिटिव में ही रही, ये जो मैं अब ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ ये पावर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले टाइम की, t/4 से t/2, t/4 से t/2, ऐसे ही मुझे बता दो आप, ईएमएफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ध्यान से देख के ग्राफ में, t/4 से t/2 नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव, वेरी गुड। और करंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, पॉजिटिव, करंट ऊपर है, t/4 से t/2 ऊपर है, ये दिखा रखा, इस ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो आएगा आपका नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि पावर हो गई नेगेटिव। अब एक एवरेज इसकी आएगी पॉजिटिव, रुचि म्यूट कर लो, अब इसे म्यूट, रुचि, हाँ। तो भाई यहाँ पर 0 से t/4 में जब मैं एवरेज निकालूंगा पावर की, तो एवरेज आई यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर एवरेज आई नेगेटिव, और फिर अगर हम 0 से पूरी बात करें तो वो हो गई 0, जितना एवरेज पॉजिटिव उतना ही एवरेज नेगेटिव। ये बात हो गई हमारी 0 से लेके t/2 तक की। ऐसे आप और डिस्कस कर सकते हैं आगे। आगे कहाँ पर,
t/2 से 3t/4 चेक करेंगे, खुद करना भी चेक इसको, t/4 से 3t/4, फिर 3t/4 से t, तो वही एक बार एवरेज पॉजिटिव आएगी, एक बार एवरेज नेगेटिव आएगी, बराबर आएगी 0। तो हम इसलिए भी कह रहे हैं ग्राफिकली कि एवरेज पावर का जो लॉस होगा वो कॉइल के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस 0 होगा। इसलिए जब भी हम डिवाइस लेने जाएंगे रेगुलेटर, तो हम कॉइल वाला इंडक्टर मांगेंगे, क्योंकि उसमें पावर का कोई लॉस नहीं मिलेगा। यस, क्लियर है मेरी बात? इंडक्टर के लिए एवरेज पावर का लॉस या पावर ड्रॉप अपने ऊपर 0 कैसे? यस सर। ठीक है। यस ओके, सर। अब भाई आपने करना है कैपेसिटर के लिए, और मैं एक बार स्टार्ट करा देता हूँ, बाकी पूरा आप खुद कर लेंगे उसको। तो ये हमारा इंडक्टर के अक्रॉस हो गया भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कैपेसिटर के लिए। आर हो गया है, एल हो गया है, तो अब आएगा जी सी। तो वही एवरेज पावर एसोसिएट विद सी के साथ, कैपेसिटर के साथ। अब जैसा कि आप देखेंगे कैपेसिटर का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। एसी सोर्स हो गया, अप्लाइड ईएमएफ, वही सब लिखना है आपने, कैलकुलेशन उसी तरह से। अप्लाइड ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करंट को लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन, अब क्या करना पड़ेगा बताइए, ओमेगा टी, आगे प्लस प्लस 5/2, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो वही बन जाएगा आई नोट कोस ओमेगा टी। अब जब आप पावर के लिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे E इंटू आई, तो ये बनेगा ई नोट आई नोट, उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर मैं अब सीधा लिख देता हूँ इसको, 2 से डिवाइड हो गया, और ये लिख देंगे जी साइन 2 ओमेगा टी, ये। फिर वही पावर डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, फिर वही डी डब्ल्यू पी इंटू डी टी, फिर वही p की वैल्यू, और फिर वही इंटीग्रेशन, साइन का फिर करेंगे, कोस आएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे, तो फिर से वर्क आपका कहेंगे 0 ही आएगा। इसलिए इसमें भी एवरेज पावर का लॉस 0 ही रहेगा। तो यही होता है कैपेसिटर में भी, कि फर्स्ट हाफ साइकिल में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, नेक्स्ट में वो रिटर्न होती है। तो इसलिए ये भी अपने ऊपर पावर का कोई लॉस नहीं करेगा। ये आपका एवरेज पावर हो गया थ्रू आर अलग इंडिविजुअल, एल अलग और सी अलग। अब जो करेंगे वो आएगा कंबाइन आर एल सी तीनों का। ये एक डेरिवेशन और समझना, इंटीग्रेशन पीछे वाले यूज होंगे भाई, और फिर इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा इस यूनिट का। उसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे, उसमें कोई इंटीग्रेशन यूज होगा नहीं। एवरेज पावर एसोसिएटेड with RLC सीरीज सर्किट, इन AC, ये टॉपिक है वही पर। चलो देखना, तो RLC सर्किट आप दिखा सकते हैं, RLC AC सोर्स, RL एंड C। अब यहां पर देखो बच्चों, मैं अप्लाइड ईएमएफ लिखूंगा फिर से, तो वो हो गई E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट लिखूंगा I इज इक्वल्स टू, अब बताओ मुझे क्या लिखूं, आई नोट साइन ओमेगा टी, क्या करूं भाई, प्लस करूं π/2, माइनस करूं π/2, या यही रखूं? थोड़ा सोच के बताओ मुझे। यही रखो। यही रखें, दोनों सेम फेज में करें। चलो ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि अब याद करो थोड़ा सा RLC को। तो RLC में यहां हम इस लाइन पे दिखाते थे VR, यहां हम दिखाते थे जो है इस पे लाइन पे दिखाते थे करंट I, यहां हम दिखाते थे VL, नीचे दिखाते थे VC। तो हमारा रिजल्टेंट ये आता था, जिसको कि लिखते थे हम VL माइनस VC।
फिर रिजल्ट निकाला वी आर और वी एल माइनस वी सी का फ्रॉम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आगे रिजल्टेंट ईएमएफ वी, और यहां पर हम क्या लिखते थे, किससे लिखते थे, ये वाला एंगल ओमेगा टी बीटा से भी और फाई से भी लिख दिया था। तो ये फाई क्या हो गया अब, रिजल्टेंट ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस, फाई यहां पर कहते थे फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रिजल्टेंट ईएमएफ। अब बताओ प्रिया क्या लिखूं, इतना ही रखूं या कुछ चेंज करेगी अपने आंसर में? -π/2 कर लो। -π/2 कर लो। अब भी ये क्या π/2 है, ये π/2 है क्या, पाई। पाई है। मैं रिजल्टेंट ईएमएफ की अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल रिजल्टेंट ईएमएफ आएगी इससे, वो लीड ही कर रही है अगर ये पूरा इंडक्टिव सर्किट है। तो हम इसमें, चलो ये तो हमने वीएल बड़ा मान के किया था, आप वीसी को बड़ा मान के करेंगे तो फिर वहां पर चेंज कर लेंगे। तो मैं अभी इनके बीच में फेज डिफरेंस तो कंफर्म है प्रिया, सेम तो बराबर होंगे ही नहीं, फेज डिफरेंस है इनके बीच में, वो फेज डिफरेंस में फाई का मान लेता हूँ, फिर वो +φ करके या -φ करके। तो भाई अब जो ये वाला जो करंट है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो फाई यहाँ हो गया है फेज डिफरेंस। ये हम बात कर रहे हैं RLC सर्किट। यस, दोनों इक्वेशन हो गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब वही पावर P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने यूज किया E इंटू आई का, E की वैल्यू रखी E नोट साइन ओमेगा टी, E की वैल्यू रखी E नोट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू रखेंगे I नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमारी वैल्यू हो गई है। आरजू और प्रिया म्यूट कर लीजिए। तो यहां से ये हो गया, E की वैल्यू रख दी भाई और I की वैल्यू रख दी है, इज इक्वल्स टू आगे सोल्व कराएंगे E नोट साइन ओमेगा टी आई नोट। अब बोलिए साइन A माइनस बी, तो हम लिखेंगे साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन बी। एक आइडेंटिटी यूज कर ली है यहाँ तक। तो पावर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो E नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, तो साइन स्केयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस E नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई, सब अलग अलग लिखे जाएंगे, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। थोड़ी बड़ी टर्म जरूर लगेगी तुम्हें, लेकिन है आसान, पीछे इंटीग्रेशन कर चुके हैं ये चीज। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक, दिक्कत किसी को, समझ में आ गया है? यस। ओके यस आगे हम करेंगे भाई, ये पावर थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट मानेंगे, तो पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और यहाँ फिर से लिख देता हूँ E नोट आई नोट। अच्छा साइंस के ओमेगा टी को लिख लूँ मैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, आइडेंटिटी पहले कर चुके हैं ये, कोस फाई। यहाँ पर कर लूँ मैं E नोट आई नोट अपॉन में 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। बायो वाले बताइए, बायो वाले कोई यस या नो में बताओ। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर ठीक है। आरजू समझ में आ रहा है? बायो है? यस सर। ये हमने आइडेंटिटी साइन स्केयर का फॉर्मूला ये यूज कर लिया और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी कोस फाई, ये अपॉन में 2, और इसके साथ डी कर दिया मैंने माइनस E नोट आई नोट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई
और इसके साथ dt मैंने दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर कर देते हैं अब इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग, t के रेस्पेक्ट में 0 से t के रेस्पेक्ट में 0 से t, w 0 से w। दो इंटीग्रेशन साथ साथ चलेंगे और दोनों आप कर चुके हैं पहले जितने भी इंटीग्रेशन किए उनके अंदर। अब देखिए भाई, ये तो मैं लिख देता हूँ w, यहाँ से बाहर आ गया जी आपका ई नोट आई नोट अपॉन 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और बाहर आ गया कोस फाइव भी, क्योंकि फाइव तो फिर कांस्टेंट ही रहेगा, एक फेज डिफरेंस। फिर से देखिए, ध्यान यही रहे, ठीक है, और सोना नहीं है। डी डब्ल्यू की जगह हो गया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 बाहर और कोस फाइव भी बाहर, तो अंदर बचा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और डी टी और 0 से टी, यहाँ पर माइनस ई नोट आई नोट 2 बाहर आ गया, साइन फाइव बाहर आ गया, तो अंदर बचा 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मेरी आवाज़ ऐसे लग रही हो कि नींद आने लग जाएगी तुम्हें धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जागते रहो। उसके बाद W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2, 1 का अलग कर लेता हूँ। अब मैथ वाले ज़्यादा होशियार ना बने, डायरेक्ट नहीं करवाऊँगा क्योंकि हमारे बायो वाले भी हैं बेचारे। तो यहाँ पर dt हो गया है 0 से t माइनस कोस 2 ओमेगा t, dt अलग अलग हो गया है 0 से t, और भाई ये हो गया इसका अलग, ब्रैकेट कर दिया बंद, माइनस ई नोट आई नोट साइन फाइव, ये 2 साइन 2 ओमेगा टी का हो गया माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा और 0 से t। अब मैं इसको करके दिखाऊं या कर लोगे बताओ, ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी इसका जब लिमिट पुट अप करोगे, तो ये पूरी टर्म 0, ये माइनस माइनस आगे चला जाएगा, फिर 2 ओमेगा बाहर निकालोगे, अभी किया ही था ऐसा इंटीग्रेशन पावर में, तो इसको लिख देता हूं मैं अब 0। ये तो खत्म करूं, क्यों इतना बड़ा लेके चलें इसको दोनों साइड से। तो ये W इज इक्वल्स टू हो गया ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t, ये भी आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, कोस का करेंगे तो आएगा आपका साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, फिर लिमिट 0 से t, ये एक और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2 हो गया, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 हो गई है, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा बाहर निकाल दिया है, साइन 2 ओमेगा में रख दिया है 2 पाई बाई टी, फिर इस वाले t में ये वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 0 होता है, ये t से t कट गया, ये वाला इंटीग्रेशन भी आप करके आ चुके हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में, तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0, ये पूरा हो गया 0, तो ये वाली टर्म भी खत्म। ये देखो कितना आसान काम होता जा रहा है, 0 0 सब 0 बनता जा रहा है। तो W इज इक्वल्स टू ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2 इंटू में t, ये आ गया जी टोटल वर्क फुल साइकिल का। अब हमें निकालनी है एवरेज पावर विच इज वर्क अपॉन में टाइम, वर्क का फॉर्मूला ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2 इंटू में t, नीचे t से t कट गया, ई नोट आई नोट कोस फाइव अपॉन में 2, इस 2 को लिख रहा हूं मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये बन गया हमारा, बोलो नहीं बोलेंगे सो गए हैं, IRMS और ये कोस फाइव। तो आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, जो मैं कल एक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रहा था RLC के केस में, तो वो एवरेज पावर अक्रॉस RLC इज इक्वल्स टू ERMS IRMS और कोस फाइव। बोलो भाई ये पूरा डेरिवेशन आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। ये पूरा एक बार खुद करके भी देख लेना। एक बार दोबारा करवा। यस सर।
ये कौन बोला दोबारा करवा दो? मैं इसको मार दूंगा यहाँ से ही। किसने कहा ये दोबारा करवा दो? अरे भाई ये दोनों इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं? चलो मैं करा देता हूँ, लेकिन कहाँ से कराऊं? शुरू से कराऊं दोबारा? खुशी सुन रही है आवाज मेरी? यस सर। खुशी, पूरा डेरिवेशन नहीं आया क्या समझ में? तुमने ही कहा है क्या? सर मैंने नहीं कहा। अच्छा, अरे ऐसे मत करो भाई, तुम या तो मेरी जो है ना एग्जाम ले रहे हो कि सर कराते रहो। ये देख लो, मैं ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ तुम्हें। चलो फिर भी ये दोनों इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं भाई, साइंस स्क्वायर का भी कर चुके हैं और पावर वाला कर चुके हैं, वही दोनों इंटीग्रेशन यूज करने हैं इसके अंदर। और मैथ वालों को तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इसमें आनी भी चाहिए। चलो एक बार मैं पढ़ाने के बाद ना, जब मैं लास्ट में ये पूछूंगा, टाइम बचेगा, कि भाई किसी का डाउट है तो वो एक बार दोबारा से पूछ ले। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मजाक में कह रहा था, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो करा दूंगा मैं तुम्हें। बट ये एक बार करने के बाद, पूरे क्लास खत्म करने के बाद। यस तो सर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है एवरेज पावर का, ERMS IRMS cos फाई। अब देखिए, आना चाहिए था E और I की टर्म में, लेकिन यहाँ पर एक और इसमें टर्म इन्वॉल्व हो गई है, cos फाई। समझ पा रहे हो ना? तो जो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये जो ट्रू पावर आई है, अरे भाई आनी चाहिए थी इतनी, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि पावर V इंटू आई एवरेज है, तो ERMS IRMS आनी चाहिए थी ये। लेकिन I क्या है? ट्रू पावर इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, एपरेंट पावर और इनटू में कोस फाई। आनी चाहिए थी ये ERMS और IRMS, लेकिन साथ में ये भी मल्टीप्लाई। इसको बोला जाता है जी पावर फैक्टर। इस चैप्टर से ये हटा दिया है, लेकिन एक छोटी सी बात है, इसको क्या छोड़ना, ये तो हमारे साथ साथ कवर हो ही गया है। तो ट्रू पावर इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर इनटू में पावर फैक्टर। जब इसको मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास ट्रू पावर आई, किसको? कोस फाई को। तो पावर फैक्टर में बी डिफाइन एज ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर का रेशियो। इसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो आपका रिजल्ट आए ना, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशल केसेस, वेरीफाई कर सकते हो इसको। क्या? पहला मैं केस लेता हूँ, अगर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस होता, ओनली R होता, तो R होता तो फेज डिफरेंस कितने का होता? 5 बोलो फटाफट, क्या लूं? फेज डिफरेंस 0, क्योंकि करंट और EMF दोनों सेम फेज में होते हैं। 5 हो गया 0, cos 0 1 हो जाएगा। तो एवरेज पावर हमारी आएगी ERMS IRMS, यही तो आई थी R के अक्रॉस, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। वेरीफाई हो गया रिजल्ट, मतलब ठीक है। चलिए दोबारा वेरीफाई करते हैं, ओनली L के थ्रू। अब 5 क्या लोगे बोलो फटाफट? 5/2। 5/2, बिल्कुल राइट, 5/2। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस 5/2, cos 90 0, तो वो एवरेज पावर डिसिपेट आ गई आपके 0। यही कैपेसिटर के लिए। अगर ओनली C होता तो अगेन फेज डिफरेंस 5/2, फिर से वो एवरेज पावर 0 आती, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस कितनी वैल्यू बोलेंगे? पावर फैक्टर एट रेजोनेंस क्या वैल्यू आएगी उसकी? कितनी वैल्यू बोलेंगे? ERMS वैल्यू cos फाई 1, शाबाश। cos फाई है पावर फैक्टर, cos फाई, और ये वैल्यू 1 होगी, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर ओनली रेजिस्टेंस होता है, ओनली R। XL इज इक्वल्स टू XC करके खत्म हो जाते हैं, सर्किट में ओनली R बचता है, और ओनली R बचना, ठीक है ना? आपने cos फाई को फ्रॉम इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये भी लिखा है, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या लिखा है बताइए? cos फाई को इम्पीडेंस ट्राइंगल से, पीछे की चीजें याद है या नहीं है? कितना लिखा है? R अपॉन में Z,
आर अपॉन में जेड, और रेजोनेंस पे क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू आर, तो यहाँ पर जब आप आर रखेंगे तो ये आएगा 1, तो कोस फाई की वैल्यू 1, यूनिटी, पावर फैक्टर यूनिटी होता है रेजोनेंस पे। पावर फैक्टर कई बार है ना, बच्चे क्या करते हैं कि ये पूछेगा रेजोनेंस पे, तो वो फटाफट फाई को 0, अरे ठीक है फाई तो आपका 0 है लेकिन वो फेज डिफरेंस है, तब 1 आया है, तो पावर फैक्टर 1 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, तो ये ध्यान रखना है भाई। ये हमारा एक टॉपिक था पूरा आरएलसी सर्किट एवरेज पावर का। यस भाई, क्लियर है सभी को? अब हमें दोबारा से एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ये सेशन, उसके बाद दोबारा से एक थ्योरेटिकल टॉपिक और कराऊंगा, इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड थ्रू इंडक्टर, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस वीक में हमारी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगी, ये पूरी अल्टरनेटिंग करंट की एक बड़ी यूनिट थी। इसके बाद एक बड़ी यूनिट आपकी बचेगी सिर्फ ऑप्टिक्स, उसके अलावा सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ईएमआई वो 3-4 दिन की यूनिट है बस। ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा लग जाए। और ड्यूअल नेचर हम कर चुके हैं, एटम न्यूक्लियाई में एटम कर चुके हैं, न्यूक्लियाई में बहुत सारा पार्ट हटा दिया है, सेमीकंडक्टर भी छोटी यूनिट है। मेन हमारा सिलेबस हो गया है, अब देख लो तुम, एग्जाम होने स्टार्ट कर लेते हैं आगे कंटिन्यू। तो ये हमारा पावर तक हो गया है भाई। एक टॉपिक मुझे और कराना है अभी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, जब सर्किट में आपका अल्टरनेटिंग करंट चलेगा, ये और समझ लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करके देख लेंगे। थ्योरी का हमारा लास्ट टॉपिक आज का, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो ये टॉपिक होगा भाई हमारा। यहाँ पर एक इंडक्टर हो गया, अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, अच्छा इससे पहले हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी निकाल के आए हैं, वो यहाँ करने की जरूरत तो है नहीं, बस मुझे फॉर्मूला बता दो फटाफट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ हाफ सीवी हाफ सीवीसी। सी स्क्वायर, राइट है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर बनने वाला है बच्चों। देखो एक अपोजिट ईएमएफ जो इसमें सेटअप होती है, E इज इक्वल्स टू, वो आपको अच्छे से पता है, -L/di/dt। और इंडक्टर कोयल का अपना यही फिनोमिना है कि करंट के चेंज को अपोज करना, ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना और कम हो रहा है तो कम नहीं होने देना। पावर का अपने ऊपर कोई लॉस नहीं करता, इसलिए एक अच्छी डिवाइस है करंट को कम करने की। तो करंट कम, हम डीसी करंट को कम करते थे रेजिस्टेंस का यूज करके, यहाँ हम कोयल का यूज करके भी करंट को कम कर सकते हैं, अपोज भी करती है और साथ में लॉस भी नहीं करती है, इसका अच्छा फायदा ये है। तो कोयल का तो एक अपोजिट ईएमएफ इसमें सेटअप होगी, लेकिन मैं वही जैसे बात फिर से आपको दोहराऊं कि जब ये करंट बढ़ेगा, 0 से मैक्सिमम जाएगा, तो फिर यहाँ पर इस सोर्स को एनर्जी लगानी पड़ेगी उस करंट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने के लिए, वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम किसी एक मैक्सिमम हाइट तक उठाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो सर कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? वर्क करना पड़ेगा 0 से आई नोट करंट ले जाने के लिए, 0 करंट से आई नोट मैक्सिमम तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क कैसे निकालें सर? पहले हम स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं भाई, DW। और सर वो DW क्या लिखें? पावर की टर्म में लिख लो, P/dt, ये हम लिख के भी आए हैं, थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, स्मॉल वर्क हो गया। और सर फिर पावर को क्या लिखें? पावर को लिख लो E/I/dt। और सर यहाँ पर फिर E को क्या लिखें? E जो हमारा है, कितनी ईएमएफ इसको देनी पड़ेगी, जितनी इसमें इंड्यूस्ड हो रही है उसका अपोज करने के लिए। तो देखिए इंड्यूस कितनी हो रही है, -L/di/dt, तो ये वर्क होगा अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वर्क हो रहा है ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो एक माइनस और लग जाएगा भाई, फिर माइनस माइनस प्लस, तो आप इस वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, L/di/dt
और I इंटू डी टी। मुझे ये बता दो, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है? तो फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। खोपड़ी में गई होगी ये बात। बताओ भाई, समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये जो वर्क हुआ है अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड थी? ये थी। उसके अगेंस्ट किया है, तो हम ऐसे ही तो करते थे कि वेट के अगेंस्ट जैसे वर्क हुआ है उठाने के लिए, तो वो वर्क हमारा पॉजिटिव में ये आ जाएगा। एल डी आई और आई हो गया यहाँ पर। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई फॉर टोटल वर्क। यहाँ पर कैलकुलस का यूज कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो 0 से W हो गया भाई, डी डब्ल्यू पे इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हो गया है जी एल आई डी आई। 0 से लिमिट लगेगी आई नोट। पहले 0 करंट था, मैक्सिमम करंट हमारा आई नोट। तो 0 से आई नोट, इस पे लिमिट लग गई है। आगे इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू का तो हो गया W इज इक्वल्स टू एल बाहर, आई का हो जाएगा आई स्केयर अपॉन में 2, 0 से आई नोट, वर्क L बाई 2, एक बार अपर लिमिट आई नोट स्केयर माइनस लोअर लिमिट 0, तो हाफ L आई नोट स्केयर। ये आ गया टोटल वर्क। इसी को बोलेंगे U, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर L में। अगर यही कैपेसिटर के लिए होती है एनर्जी स्टोर्ड, तो वो होता हाफ CV स्केयर। तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला हाफ L आई नोट स्केयर। अच्छा, कैपेसिटर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती थी, थोड़ा बताओ मुझे। यहाँ जो ये कैपेसिटर है, यहाँ पर चार्ज स्टोर हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव स्टोर हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड इसकी लिखी थी हमने हाफ CV स्केयर इन द फॉर्म ऑफ, भाई कोई तो नाम देंगे ना, कोई फॉर्म। जैसे मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता हूँ हाइट पे, तो कौन सी फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी में। एक स्प्रिंग को खींचता हूँ मैं, तो एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर्ड है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव। और जितना यहाँ पॉजिटिव आएगा, जितना यहाँ नेगेटिव आएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है भाई। तो इंडक्टर में किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही होगी? इंडक्टर में ये एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर मिलेगी, बताइए मुझे। भाई ये कोई कोइल है, इंडक्टर है, इसमें से जब करंट पास हो रहा है तो इसमें यहाँ पर एक फील्ड बन रहा है। ये सोलिनोइड ही तो हो गया। कौन सा फील्ड बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ L आई नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम की बात करूं तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। ये डेरिवेशन आया कि नहीं आया समझ में, बताइए मुझे। इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ L आई स्क्वायर। ये हमारे आज के कंसेप्ट थे थ्योरेटिकल। बोलिए, कर लेंगे भाई ये? यस। यस बता दो। यस सर। किसी भी डेरिवेशन को यस कोई सर। डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है। अब भाई क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए रेडी। तो न्यूमेरिकल मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इस पे। RLC हमने एवरेज पावर वगैरह जो जितना भी पढ़ा है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। ए कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर, एक कैपेसिटर है एंड रजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको VC कह रहा हूं मैं, 120 वोल्ट, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसको VR बोल रहा हूं वो है 90 वोल्ट। सीरीज में है ये।
पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है अक्रॉस सी एंड आर. इफ RMS करंट इन द सर्किट, RMS करंट इन सर्किट, सीरीज में जो RMS करंट एक एवरेज करंट चल रहा है वो 3 एम्पियर. तो बताइए इम्पीडेंस इन पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. इम्पीडेंस, दूसरा पावर फैक्टर, दो वैल्यू आपको सोल्व करनी है. इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर. इम्पीडेंस तो 50 ओम है. 50 ohm. 50 ओम, राइट आंसर. Power is 0.6. 0.6. पावर फैक्टर इज 0.6. ठीक है. यूनिट लिखेंगे पावर फैक्टर की कोई पीछे? No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है. यस, ये दोनों आंसर सही है भाई. बाकी एक बार ट्राई करें, जिसका नहीं हुआ है वो भी चेक करें. सी और आर सर्किट है, सी आर, तो इसमें रिजल्टेंट ईएमएफ आपकी क्या आएगी, पहले तो वो निकाल देंगे. आपकी रिजल्टेंट ईएमएफ आएगी V इज अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस पहले. यहाँ से आपकी रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगी. तो आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं कैसे, कि जो आपकी रिजल्टेंट ईएमएफ आएगी V इज जो कि होता है IR, इम्पीडेंस यहाँ से Z जिसको लिखेंगे V इज टू आई जेड, तो Z इज टू V अपॉन में I. V रिजल्टेंट ईएमएफ आ जाएगी, करंट दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये. ठीक है भाई. और पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, कोस फाई. अब कोस फाई तो ये होता है हमारा कितना, R अपॉन में Z लिखते हैं या तो, बट इम्पीडेंस Z है बट यहाँ पर R नहीं है. तो देखो यहाँ जो फाई है, कोस फाई, फाई फेज डिफरेंस, कैसे करोगे वे इसको सोल्व, बताइए मुझे. जिसने भी सोल्व किया है पावर फैक्टर को कैसे सोल्व करें. राहुल कैसे सोल्व किया है भाई, आंसर बताया है तुमने. फिर इसको VR अपॉन में ERMS ले लेंगे cos फाई को इम्पीडेंस ट्रायंगल से. हाँ बिल्कुल ठीक, इम्पीडेंस ट्रायंगल से ले लेंगे, यही करेंगे. ये हो गया VR और नीचे हो जाएगा हमारा VC, और भाई ये हो जाएगा रिजल्टेंट V. तब हम ये बोलेंगे फाई, यहाँ करंट. तो यहाँ से जब आप कोस फाई निकालेंगे तो वो कोस फाई किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये फाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस VR और अपॉन में हाइपोटेन्यूस V. V हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ और VR हमें दे रखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यस, समझ में आ गया है भाई. कोस फाई को हम यहाँ पर पावर फैक्टर कह रहे हैं, फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस आ रहा है. किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो फिर तो चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये है कि एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, a group of electric bulbs has power rating 300 वाट और एक AC वोल्टेज दे रखी है, AC वोल्टेज. ये वैल्यू है भाई V इज इक्वल्स टू 141.4 साइन 314t प्लस पाई बाई 3 इज अप्लाइड टू द ग्रुप. ये अप्लाई की गई उस ग्रुप को. कैलकुलेट अफेक्टिव करंट, कैलकुलेट अफेक्टिव करंट. चलिए कीजिए इसको, अफेक्टिव करंट कितना आएगा. ये पावर रेटिंग दे दी उनकी. अफेक्टिव करंट, इसको हम वर्चुअल करंट भी बोलते हैं,
3 एम्पियर। 3 एम्पियर, राइट। इसको रूट मीन स्क्वायर IRMS भी बोलते हैं। पहले कोई आंसर बता रहा है तो बाकी के बच्चे ये ना सोचे कि हमारे से तो हो ही नहीं पा रहा है। अब कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कीजिए, क्वेश्चन पूरे करो जो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। जैसे क्लास में बोलते थे कि बोर्ड के क्वेश्चन जरूर समझो जो बोर्ड पे करवाए जा रहे हैं, ऐसे यहाँ जो भी मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो जरूर करो। तो ये IRMS करंट आपका चेक करो 3 एम्पियर आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर मैं करवाता हूँ आगे पावर का आ गया यूज सर। करते हुए और RMS वोल्टेज। ठीक है, तो आई पावर जैसे लिख रहे हैं एवरेज पावर को एक IRMS ये लिखेंगे क्योंकि बल्ब है उनका ओनली रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम IRMS को लिख देंगे ERMS, सॉरी पावर और अपॉन में ERMS। पावर दे रखी है ये और ERMS इस इक्वेशन से निकाल लेंगे जो हमारे को E नोट दे रखा है इससे। बाकी अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भैया मैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ये इंडक्टर है, AC सोर्स हो गया, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है, इस पे 40 वोल्ट है और इस पे 100 वोल्ट है। फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। आपको बताना है फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स। EMF ऑफ द सोर्स और EMF ऑफ द सोर्स, इस अल्टरनेटिंग करंट का और पावर फैक्टर, ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कीजिए भाई इसको भी। EMF तो 100 वोल्ट है। EMF आ जाएगी 100 वोल्ट, पावर फैक्टर और बताइए। 0.8। 0.8, ठीक है, Yes, sir. 0.8. वेरी गुड। बहुत अच्छा है अगर ये क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो तो। चलिए बाकी भी करिए भाई, ये आंसर फाइंड आउट कीजिए आता है कि नहीं आता है। तो रिजल्टेंट EMF आपकी V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। और पावर फैक्टर जिसको कि हम cos फाई कह रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं, जो कि बेस VR अपॉन में हाइपोटेन्यूस VL माइनस VC से आ जाएगा पावर फैक्टर। बस पीछे के फॉर्मूले यूज करो, आंसर तक चले जाओगे। अगला क्वेश्चन आता है भाई हमारा, ए वर्चुअल करंट ऑफ 4 एम्पियर। वर्चुअल करंट दे दिया यहाँ पर 4 एम्पियर, फ्लो इन ए कोइल when it is connected in a circuit having alternating current frequency, having alternating current frequency is equals to 50 hertz. Power consumed in the coil, power consumed दे रखी है 240 watt. Calculate the inductance of the coil. Inductance of the coil.
कितना आएगा इंडक्टेंस ऑफ द कोइल if the virtual potential difference across it, if virtual potential difference across it is equals to 100 वोल्ट, अगर उस कोइल के अक्रॉस अगर उस कोइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो पाई की टर्म्स में आंसर बता देना भाई, कहीं पाई यूज हो रहा है तो पाई को मत सोल्व करना, आंसर बता देना इन द टर्म्स ऑफ पाई। करो, थोड़ा कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, बट एक बार पूरा कैलकुलेट करके निकालो आंसर इसका क्या आता है। सीरीज सर्किट कौन सा है? इसमें ओनली कोइल है, इंडक्टर। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आना चाहिए, पावर कंज्यूमर ये तो इंडक्टर पे तो होती ही नहीं है, जीरो। फुल साइकिल के अक्रॉस होती है वो एवरेज वैल्यू, पूरी साइकिल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी क्वार्टर साइकिल है तो उसमें तो फिर पावर का कंज्यूमशन आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक पावर का कंज्यूमशन दे रखा है, कोई ये नहीं कर रखा कि एवरेज फुल साइकिल का, तो ये पावर का यूज करना है यहाँ पर। इंडक्टेंस कितनी होगी, वन अपॉन 5 पाई। 1/5 पाई, ये राइट है बिल्कुल, 1/5 1/5 पाई, ठीक है भाई, वेरी गुड। 1/5 पाई। एक चीज है देखिए, चलिए सुनिए भी ध्यान से, ये पावर कंज्यूमशन दे रखा है, तो ये कोई भी कोइल है, ठीक है। हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट में चले जाते हैं कि सर ओनली कोइल है ये तो, लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या लेना है, पावर कंज्यूमशन। हाँ ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे थे फुल साइकिल की, क्योंकि इसने ऐसा भी नहीं दे रखा कि भाई हाफ साइकिल है या क्वार्टर साइकिल है, तो फुल साइकिल के क्रॉस एवरेज पावर कंज्यूमशन उसकी 0 आती है, हमने पढ़ भी रखा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस कोइल का उसने रेजिस्टेंस भी काउंट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट है और यहाँ पर आपकी ये वोल्टेज जो इस पे ड्रॉप हो रही है, ये अगर आप यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो इस कोइल का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा आपके पास। तो इस कोइल का अपना, क्योंकि ये जो वायर है ये भी, इसका भी अपना एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। हमने जो पावर कंज्यूमशन निकाला था ना बच्चों, ध्यान से सुनो, हमने जो ओनली कोइल लगाया था वहां पर वर्ड ओनली इंडक्टेंस है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये ओनली इंडक्टेंस है विदाउट रेजिस्टेंस हो जाए? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? दो दो। क्योंकि ये जो वायर बनी हुई है इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस भी मिलेगा आर, और हो सकता है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर कंज्यूम हो रही हो, तो वो पावर कंज्यूमशन दे रखी है 240 वाट। ये है इस क्वेश्चन में। इतना अगर मीनिंग समझ में आ जाता है फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब इसमें आर भी है, अभी इस कोइल का अपना खुद का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी है,
चलो इंडक्टेंस की वजह से कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन ये पावर कंज्यूम बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी यूज किया हुआ होगा, उस कोयल का अपना खुद का रेजिस्टेंस। तो अगर आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू तक पहुंच जाएं तो आप इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं फिर। तो वो इंडक्टेंस आपकी, या मैं यहाँ पर देखो इसका जो इम्पीडेंस लिखा जाएगा वो Z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस निकाल, एक तरह से एल आर सर्किट बन गया। अब ये कोयल भी है और इसका रेजिस्टेंस भी है, तो एल आर सर्किट की तरह ट्रीट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि इसका जो पावर कंज्यूमशन 240 वाट है वो इसके रेजिस्टेंस की वजह से होगा, तो इसका खुद का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है। अगर ये कहता ना ओनली इंडक्टेंस वर्ड लगा देता तो आप इसके रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पर इस तरह का, इसलिए हम जो भी टॉपिक करके आए हैं उसके अंदर हमने लगाया है ओनली वर्ड, ओनली कैपेसिटेंस, ओनली इंडक्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली ओनली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इसका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा। तो अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे। जेड आ गया हमारे पास इम्पिडेंस, तो वो जो जेड होगा इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का लिखेंगे ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप एल फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। अच्छा, उसके लिए हमें आर भी चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप पावर लगा सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर और इनटू में जैसे आर, पावर कंज्यूमशन उस पर ये दे रखा है 240, करंट की वैल्यू ये है हमारे पास 4, तो 4 इंटू 4 16 और इनटू में आर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू बता सकते हैं, जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 15 ओम। और Z अगर निकालना हो तो यहाँ पर Z, इसका पूरा इम्पीडेंस Z कितना आएगा, R की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू निकालने, तो Z इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई 100, और इस पे जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 4। तो ये हो गई Z की वैल्यू, ये हो गई यहाँ से R की वैल्यू। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं L की वैल्यू, और ओमेगा को तो हम लिख ही लेंगे 2 पाई म्यू, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन। तो इसमें जो पावर कंज्यूमशन दे रखा है वो ड्यू टू रेजिस्टेंस है। प्रिया जो वो क्वेश्चन था कि ठीक है सर एवरेज पावर कंज्यूमशन तो 0 आती है, तो यहाँ पर अगर पावर कंज्यूमशन दे रखी है तो इसका मतलब इसने इसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है। अगर ये कहता ओनली इंडक्टेंस है तो हम बोल देते कि पावर लॉस तो फिर होनी नहीं चाहिए फुल साइकिल के क्रॉस। फिर हम यहाँ पर एक चीज और मेंशन करते कि साइकिल फिर फुल नहीं है, लेकिन हम जो एवरेज पावर निकालते हैं वो कंप्लीट एक साइकिल की ही निकालते हैं। यस, ये क्वेश्चन आया समझ में। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जेड की वैल्यू और आर की वैल्यू को रख के यहाँ से वो आपका एल आ जाएगा। इसमें बताइए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो अब इस क्वेश्चन में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप बुक से भी ट्राई करना और फिर प्रॉब्लम लेके आना। तो अब मैंने जैसे बताया कि आपका आरएलसी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बच्चों मेनली 2 टॉपिक बचे हैं, एक आपका एलसी ऑसिलेशन करेंगे और एक बचेगा ट्रांसफॉर्मर। ये 2 टॉपिक हैं, तो हम इन 2 टॉपिक को कवर करके यूनिट पूरी कर लेंगे। तो ये मान के चलिए कि आप मंडे तक टेस्ट के लिए रेडी रह जाएंगे कि हो सक इस मंडे को हमारा एसी का ओनली एसी का पार्ट के ईएमआई का हम पहले कर चुके हैं एक टेस्ट, अल्टरनेटिंग करंट का एक टेस्ट रखेंगे फिर मंडे को। इस मंडे से पहले पहले हम इसी यूनिट को डिस्कस करेंगे, अगर हमारे टॉपिक पहले भी हो जाते हैं तो अगली यूनिट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अब एक तो भाई जो नहीं आया ना समझ में, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जैसे वो पिछला डेरिवेशन पूछ रहे थे तो उस डेरिवेशन को रिकॉर्डिंग से एक बार फिर देख लेना तो आ जाएगा वो समझ में। बाकी इतना कोई टिपिकल नहीं, इंटीग्रेशन है और वो दोनों इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। बताइए भाई इसमें आज के टॉपिक को लेके किसी का अगर कोई डाउट है या पीछे के टॉपिक को लेके अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलिए। यस प्रिया। 3 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते एक बार पूरा पूरा सोल्व होगा? आंसर नहीं आ। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये आ गई हमारी 15 ओम,
और z आ जाएगा हमारा 100/4, तो 100/4 आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ से हमारी 25 आ गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो z स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो रूट खत्म हो जाएगा, z का स्क्वायर ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस ओमेगा को लिखेंगे हम 2 पाई म्यू, और स्क्वायर है यहाँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, और भाई ये आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर। अब इसको यहाँ लेके आ गया 625 माइनस 225, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 और ये 4, तो 400 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ ये आ गया 400 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी इसमें 50, तो यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं 50 इंटू 50, या इसको म्यू स्क्वायर ही कर लेता हूँ अभी, फिर बाद में रख लेंगे वैल्यू। और ये हो गया हमारा जी एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको हम और क्या लिखेंगे, और एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट हटेगा, तो 200 ये ऊपर हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा पाई और म्यू। फ्रीक्वेंसी थी हमारी 2 आएगा, 400 आ गया ना हमारा ये। 4 की जगह 2 आएगा, नीचे 20/2 पाई आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, रूट रूट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 पाई, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया हमारा 10 और ये 0, तो 1/5 पाई, ये है। ठीक है प्रिया। यस सर। हाँ, तो ये एक बार कर लेना भाई, आज जो टॉपिक पढ़ा है साथ साथ रिवाइज करते चलो। तो मैंने बोल दिया मंडे को टेस्ट रखेंगे इसका पूरा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें सभी टॉपिक आएंगे आपके, तो उसके लिए। और बुक से भी भाई, बुक के क्वेश्चन भी ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम अपना घर पे भी ट्राई करते रहो, और ना वही एक एक क्वेश्चन फिर डाउट भेजो। बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग जाए, तो वो तुम खुद ट्राई करो, और फिर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास भेजो कि सर ये वाला क्वेश्चन था बुक में, इस नंबर का क्वेश्चन था, सोल्ड एग्जाम्पल या प्रैक्टिस का जो भी होगा, पढ़ लेना भाई इसको। तो और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज फिर खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ओके अच्छी बात है, या तो फिर बहुत सारे डाउट है या है ही नहीं।